नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इकोनॉमी टुडे। आप देख रहे हैं, दिन के 9:30 बज चुके हैं। मैं हूं अजय मिश्र। कारोबार जगत की तमाम खबरों पर रहती है हमारी नजर और शुरुआत हो चुकी है बाजारों की, उस पर भी डालेंगे निगाहें। लेकिन सबसे पहले टॉप लाइंस। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संभालेंगे वित्त मंत्रालय की कमान। एनडीए 3.0 में पूर्ण बजट पेश करने पर काम शुरू। साल 2019 के आम चुनाव के बाद देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री बनने का गौरव प्राप्त हुआ था। इससे थोड़ी देर पहले रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने भी ली अपने मंत्रालय की जिम्मेदारी। 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने पर रहेगा जोर। 2030 तक निर्यात को $2 ट्रिलियन के स्तर पर ले जाने की चुनौती। पीएलआई स्कीम के विस्तार की भी उम्मीदें। पीयूष गोयल ने लगातार दूसरी बार वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की कमान संभाली। एप्पल के एआई फीचर के बाद कंपनी के शेयर 7% तक चढ़े। इस उछाल से एप्पल दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के बाजार मूल्य के बहुत नजदीक पहुंची। और सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन आज फिर से बढ़त के साथ खुले भारतीय शेयर बाजार। कल कारोबार के आखिर में सपाट कारोबार के साथ बंद हुए थे। सेंसेक्स लाल निशान, निफ्टी हरे निशान के साथ। ये कुछ बड़ी खबरें जिस पर हमारी निगाहें रहेंगी। और लगातार एनडीए शासनकाल में जो तीसरा चरण है उसमें महत्वपूर्ण मंत्रालयों में पदभार ग्रहण का सिलसिला लगातार जारी है। अब से थोड़ी देर पहले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री के तौर पर एक बार फिर से कार्यभार संभाल लिया। उनके साथ राज्य मंत्री अजय टम्टा, जो इस मंत्रालय में राज्य मंत्री के तौर पर हैं, उन्होंने पदभार ग्रहण किया है। साथ ही एक और राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा। ये तीनों ही चेहरे अब देश में राजमार्ग और सड़क परिवहन की प्रगति को आगे ले जाने के लिए कार्य करते हुए दिखाई देंगे। सोशल मीडिया पर आज तस्वीरें पोस्ट की गई मंत्रालय की तरफ से और नितिन गडकरी एक बार फिर से अपने कार्य के लिए, जो पूरी दुनिया में मशहूर हैं, सड़क निर्माण के कार्य के लिए और गुणवत्ता के साथ परिवहन क्षेत्र को जो बदलाव चाहिए उसमें लगातार आगे बढ़ते हुए कई सारे इनोवेटिव सॉल्यूशंस की उनसे उम्मीदें रहती हैं। और इस बार भी कुछ न कुछ नया ज़रूर करेंगे। गति के साथ साथ नवीनता, ये शायद फोकस होने जा रहा है, सभी की निगाहें होंगी। और आपसे थोड़ी देर बाद केंद्रीय मंत्री माफ कीजिएगा पीयूष गोयल ने मंगलवार को लगातार दूसरी बार वाणिज्य मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया था। कार्यभार संभालने के बाद पीयूष गोयल ने एक बार फिर से वाणिज्य विभाग का कार्यभार देने के लिए प्रधानमंत्री के प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन में, उनके दिखाए हुए रास्ते पर देश नई ऊंचाइयों को पार करेगा और विकसित भारत के संकल्प को पूरा करेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी के आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन में, उनके दिखाए हुए रास्ते पर ये देश नई ऊंचाइयों को पार करेगा। आगे आने वाले वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अमृत काल में देश लोगों के जीवन को समृद्ध बनाने के काम में सबका साथ, सबके प्रयास के मंत्र के साथ, लोगों के विश्वास के साथ और 140 करोड़ देशवासियों के प्रयासों से देश आगे बढ़ेगा और वाणिज्य और उद्योग विभाग उसमें अपना पूरा योगदान देगा। और सरकार देश की बढ़ती ऊर्जा मांगों और पर्यावरणीय लक्ष्यों को पूरा करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा पहल को भी आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय का कार्यभार संभालने के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए कहा। और इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने भारत की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के महत्व पर भी जोर दिया है। आपको बताएं कि दोनों ही मंत्रालय उनके पास हैं और इस क्षेत्र की विकास की व्यापक संभावनाओं को भी उन्होंने रेखांकित किया है। नवीकरणीय ऊर्जा बहुत ही इंपॉर्टेंट तीसरे कार्यकाल के लिए। आगे के लिए, भविष्य के लिए एनर्जी सोर्स यही होगा। तो इसका डेवलपमेंट एंड ग्रोथ भी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बहुत बढ़िया हो रहा है। इंडिया स्टैंड्स फोर्थ globally renewable energy installed capacity
फोर्थ विंड, फोर्थ सोलर पावर कैपेसिटी। रिन्यूएबल एनर्जी में पर्यावरण के लिए मेरा रुचि है, कंसर्न भी है, तो इसीलिए आप सबके सहयोग से, हमारा अधिकारियों के सहयोग से, माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम जो कुछ भी आगे के लिए करना है हम जरूर करेंगे। हर घर जो सोलर पहुंचाने की योजना है उस पर जो पहला फोकस है वो मंत्रालय का रहने जा रहा है। उधर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी पीएम मोदी 3.0 कैबिनेट के सदस्य के तौर पर कार्यभार संभाल लिया और इस दौरान उन्होंने कहा कि दिग्गज कंपनी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन जल्दी ही कृष्णा गोदावरी ब्लॉक यानी केजी बेसिन DWN 98/2 में अपने जो पूर्वी अपतटीय गहरे जल क्षेत्र में गैस का उत्पादन शुरू कर देगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ONGC ने अंतर्राष्ट्रीय टेक पार्टनर के लिए टेंडर जारी किया है। तेल उत्पादन बहुत जल्द ही 45,000 बैरल प्रतिदिन तक पहुंच जाएगा। Oil production from the 98/2 well will increase to 45,000 barrels per day very soon, and gas production will also start soon. From the western offshore, ONGC has already floated a tender to get an international technology partner. All international oil and gas majors having an annual revenue above $75 billion have been invited to participate in the international tender. और पीएसडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज के मुताबिक 2030 तक देश में 10 करोड़ से ज्यादा नई नौकरियां पैदा हो सकती हैं। बड़ी खबर रोजगार के मोर्चे पर पीएसडी चैम्बर, जो कि सबसे बड़ा चैम्बर है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का, उसने ये आकलन जारी किया है। सबसे ज्यादा रोजगार के अवसर वहीं पैदा होते हैं। इस दौरान जीडीपी में $3.3 ट्रिलियन की मांग भी देखने को मिलेगी। तो डिमांड ड्रिवन जो ये रोजगार में बढ़त है वो एक अच्छी खबर अर्थव्यवस्था के लिए। पीएसडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने ये जताई है संभावना। सरकार 3.0 के 100 दिनों के एजेंडे को लेकर के भी पीएसडी चैम्बर्स की ओर से 10 महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं। इसमें रोजगार, मैन्युफैक्चरिंग में दोहरे अंक में वृद्धि, निर्यात को मजबूत करना, टियर 2 और टियर 3 शहरों में स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना, किसानों को मजबूत बनाने के लिए नीति बनाना, बढ़ती महंगाई, डिजिटल अर्थव्यवस्था, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण सुरक्षा और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सुझाव शामिल हैं। चैम्बर के मुताबिक फैक्ट्री स्तर पर व्यापार में आसानी को बढ़ावा देने के लिए मैन्युफैक्चरिंग में वृद्धि दर को दोहरे अंक में लाया जा सकता है। हालांकि ये दोहरे अंक में अभी भी है 18%, उसको और भी आगे बढ़ा करके 25% तक ले जाने की ज़रूरत है। लेकिन रोजगार बढ़ेगा, ये एक आकलन अच्छी तस्वीर पेश करता है। और भारतीय अर्थव्यवस्था के शानदार प्रदर्शन को देखते हुए उधर वर्ल्ड बैंक ने साल 2024-25 के लिए भारत के ग्रोथ रेट अनुमान को 6.6% पर बरकरार रखा है। लेकिन 2025 से 27 के दौरान औसत वृद्धि दर 6.7% रहेगी, ये वर्ल्ड बैंक का कहना है। भारत सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना रहेगा। कुछ दिन पहले वर्ल्ड बैंक ने वित्त वर्ष 2024 में भारत के ग्रोथ रेट अनुमान में 1.2% का इजाफा करते हुए कहा था कि वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की ग्रोथ रेट 7.5% रहेगी। इससे पहले उसने 6.3% का अनुमान जताया था। वर्ल्ड बैंक ने ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स नाम की एक रिपोर्ट में कहा कि वित्त वर्ष 2023-24 में इंडस्ट्रियल सेक्टर में ग्रोथ अनुमान से बेहतर रहा है। साथ ही घरेलू मांग भी शानदार रही, निवेश में लगातार बढ़ोतरी हुई। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक महंगाई के मोर्चे पर अच्छा काम हुआ। महंगाई दर सितंबर 2023 के बाद 2 से 6% के दायरे में बनी रही। वर्ल्ड बैंक ने कहा कि ग्लोबल ग्रोथ 2024 में 2.6% रहेगी, जबकि 25-26 में इसके 2.7% रहने का अनुमान है। ग्लोबल प्रॉस्पेक्ट्स भी बेहतर हो रहे हैं और इसे भी एक मजबूत संकेतक के रूप में देखा जा सकता है। चलिए अब शेयर बाजार की बात कर लेते हैं। आज देखते हैं किस तरह से बाजारों की शुरुआत हुई। अब से थोड़ी देर पहले के जो आंकड़े हैं पॉजिटिव टेरिटरी में काम करते हुए गिफ्ट निफ्टी से जो संकेत मिले उसके अनुसार ही मुताबिक आज भारत में बाजार खुले हैं। 23,343 के स्तर पर गिफ्ट निफ्टी दिखाई दिया और आपको दिखाते हैं कि सेंसेक्स और निफ्टी किस तरह से आज हरे निशान के साथ कारोबार करते हुए दिखाई दिए। अब से थोड़ी देर पहले सेंसेक्स करीब 220 अंकों पर और निफ्टी 94 अंकों पर कारोबार करता हुआ दिखाई दिया। मिड कैप ने आज एक नया रिकॉर्ड बनाया। मिड कैप और स्मॉल कैप पे फोकस। सेंसेक्स की ओपनिंग देखते हैं। सेंसेक्स 160 अंकों पर
खुलता हुआ दिखाई दिया। फिलहाल अब से थोड़ी देर पहले 220 अंकों की बढ़त के साथ सेंसेक्स इस वक्त दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी देखें तो वहाँ भी तेज़ी दिख रही है। आईटी सेक्टर में भी तेज़ी है। स्मॉल कैप करीब 0.8% ऊपर। निफ्टी आप देखिए 60 अंक ऊपर। अभी फिलहाल ये 100 अंक के करीब कारोबार कर रहा है। काफ़ी तेज़ शुरुआत हुई है आज बाज़ारों की। मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों में इस वक्त बढ़त का दौर दिखाई दे रहा है। ऑटो सेक्टर में भी बढ़त, जहाँ पर थोड़ी सी गिरावट है उसमें कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और FMCG शामिल हैं। हेल्थ केयर सेक्टर में भी बढ़त दिखाई दे रही है। सबसे ज़्यादा बढ़ने वाले सेक्टर में ऑयल एंड गैस और मेटल शामिल हैं। ऑयल एंड गैस 1.6% आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। देखते हैं कौन से टॉप गेनर्स हैं आज के शुरुआती कारोबार में। HCL टेक 2% से ज़्यादा ऊपर बढ़ा। टेक महिंद्रा, LTIM, BPCL एंड विप्रो, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर आज बढ़त दिखाई दे रही है। BPCL आज 2.2% ऊपर इस वक्त दिखाई दे रहा है। कोल इंडिया 1.7%। HCL टेक, ONGC में भी लगातार पिछले 3 दिनों से बढ़त का सिलसिला जारी है। जहां पर गिरावट नज़र आ रही है उसमें एशियन पेंट्स, HUL, टाइटन कंपनी, ब्रिटानिया और टाटा कंज्यूमर्स शामिल हैं। एशियन पेंट्स 0.86% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। HUL पे भी दबाव, हिंदुस्तान यूनिलीवर पे दबाव, टाइटन, ग्रासिम और एक्सिस बैंक में आज के शुरुआती कारोबार में दबाव दिख रहा है। अमेरिकी बाजारों में वायदा कारोबार में मिलाजुला रुख। डाउ जोन्स फ्यूचर्स 15 अंक नीचे, S&P 500 14 अंक ऊपर, नैस्डैक 151 अंक ऊपर कारोबार करता हुआ यह भी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास नज़र आ रहा है। अमेरिकी बाज़ारों में भी जो तेज़ी है उसका असर दूसरे बाज़ारों पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको दिखाते हैं किस तरह से एशियाई बाज़ार आज कारोबार करते हुए दिखाई दिए। आज के ट्रेड में एशियाई बाज़ारों में मिलाजुला रुख। निकी, जापान के निकी में 308 अंकों की गिरावट है। हैंगशेंग में भी गिरावट है। कॉस्पी फ्लैट कारोबार करता हुआ इस वक्त दिखाई दे रहा है। छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार क्या कुछ प्राथमिकताएं होंगी ट्रेड एंड कॉमर्स को लेकर के बात करेंगे आज के फोकस में। कहीं मत जाइए, आप देख रहे हैं इकोनॉमी। Curiosity can take you to some out of the world places. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। मैं कैप्टन होता ना, ओपन कराता। अब हर कोई ओपन करेगा तो मैच कौन क्लोज करेगा? तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। एक बार स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इकोनॉमी टुडे और अब बात करते हैं आज के फोकस की। हमारा आज का फोकस होगा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की प्राथमिकताएं। जैसा कि हमने आपको बताया कि पीयूष गोयल साहब ने लगातार दूसरी बार जो उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय है उसकी कमान संभाली है। अधिकारियों के साथ कल समीक्षा बैठक हुई और उन्होंने कहा कि जो समस्याएं हैं उनका इनोवेटिव सॉल्यूशंस निकालना होगा और किस तरह से वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत के निर्यात को आगे बढ़ाने पर कदम उठाए जाएं, इसको लेकर के चर्चा हुई है। श्री गोयल ने अधिकारियों के विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने का आग्रह किया। साथ ही साथ 2030 तक $2 ट्रिलियन के निर्यात के लक्ष्य पर सभी की निगाहें होंगी। कैसे इसको प्राप्त किया जाएगा, ग्लोबल प्रॉस्पेक्ट्स क्या कहते हैं, कैसे हम प्रोडक्ट्स का डाइवर्सिफिकेशन करेंगे, कैसे नए बाज़ारों की खोज करेंगे। PPP मॉडल पर भी जो फोकस है वो मंत्रालय का स्पष्ट नज़र आया। साथ ही साथ आपको याद होगा कि करीब 2 लाख करोड़ रुपए की जो PLI योजना की शुरुआत की गई थी उसका असर मैन्युफैक्चरिंग पे दिखा है और किस तरह से उद्योग जगत को बढ़ावा दिया जाएगा उस पर निगाहें रहेंगी। साथ ही साथ ये जो मंत्रालय है स्टार्टअप इकोसिस्टम को भी बढ़ावा देने के लिए काम करता है। साथ ही साथ जो FTA यानी जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं अलग अलग देशों के साथ, इनोवेशन वहाँ भी लाया गया है। बीते शासनकाल के दौरान NDA 2.0 के दौरान इस बार भी कुछ इनोवेटिव सॉल्यूशंस की उम्मीद नज़र आ रही है। भारत की प्रगति सुनिश्चित करने के लिए गुणवत्ता को मंत्र बनाने के लिए उन्होंने प्रोत्साहित किया और साथ ही साथ ये उम्मीद जताई कि सरकार युवाओं के लिए नए अवसर पैदा करेगी और सभी नागरिकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। निर्यात और घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने और जो वैल्यू एडिशन है, घरेलू वैल्यू एडिशन, उस पर फोकस करना
ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की प्राथमिकताओं में शामिल है। प्रोफेसर राकेश मोहन जोशी जो कि कुलपति हैं IIFT के, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, नमस्कार, स्वागत है आपका। तो सबसे पहले यही कि 3.0 वो कौन सी चुनौतियां जिस पर पीयूष गोयल साहब की नजर रहेगी? सभी लोग मिलकर के काम करने की प्रतिबद्धता तो जता रहे हैं, लेकिन चुनौतियां 2-3 बड़ी जिससे निपटना जरूरी होगा। धन्यवाद अजय जी। ये देखिए, कंटिन्यूटी जो बनी हुई है मंत्रालय के अंदर पीयूष गोयल जी को कॉमर्स मिनिस्ट्री देने के साथ, तो मुझे लगता है कि इससे भारत सरकार की स्ट्रेटेजी में भी एक कंटिन्यूटी बनी रहेगी। जैसा कि आजकल आप देख रहे हैं कि दुनिया का वातावरण जो है अत्यधिक कठिन है और निर्यात के अंदर अनेक देशों के अंदर मल्टीपल समस्याएं हैं, मल्टीपोलर वर्ल्ड है, इस समय बहुत डिवाइडेड है। और क्योंकि यूरोप के अंदर जो प्रॉब्लम हुई, यूक्रेन रशिया वॉर हुआ, उसके बाद के अंदर आप देखिए मिडिल ईस्ट में भी थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्फ्लिक्ट थोड़ा ईस्ट के अंदर भी था, ताइवान चाइना का कॉन्फ्लिक्ट है, अमेरिका रशिया ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट है। तो इस समय ये मल्टीलेटरल सिचुएशन, इकोनॉमिक सिचुएशन का असेसमेंट जो है वो किसी भी नए मंत्री के लिए थोड़ा सा टाइम मुश्किल होता है। जी जी बिल्कुल। इस तरह से ये मुझे लगता है कि ये बहुत ही एक अपॉर्चुनिटी है। और कल जैसे आप देखिए कि मंत्रालय पूरी तरह से इसके लिए तैयार है कि बिफोर द मिनिस्टर ज्वाइन, ए डे बिफोर मंत्रालय ने एक सीनियर ऑफिसर्स की मीटिंग की, जिसके अंदर सचिव महोदय ने ये देखा कि मतलब मिनिस्ट्री के सारे ऑफिशियल्स ने बैठ के चर्चा की कि एक 100 दिन के टारगेट को कैसे किया जाए और देखकर आने वाले इससे कैसे निपटा जाए। अब जोशी जी, लेकिन एक आवाज आ रही है? जी सर, बिल्कुल आवाज आ रही है। मेरा स्पेसिफिक सवाल अब ये है सर कि ये जो ट्रेड डिप्लोमेसी है जो हमें दिखाई दी UAE के साथ में, ऑस्ट्रेलिया के साथ में, उसको हम कैसे आगे बढ़ाते हुए दिखाई देंगे? क्योंकि EU, अमेरिका और जो दूसरे ब्लॉक्स हैं उनके साथ अभी बातचीत चल रही है सर। नहीं, ट्रेड के अंदर आप देखिए कि कुछ तो हमने समझौते किए पिछले कुछ सालों में, जैसे कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया समझौता हुआ, इंडिया UAE हुआ, इंडिया मॉरिशस हुआ, इंडिया ओमान डील है वो काफी फॉरवर्ड स्टेज पे, उसमें थोड़े से बॉटलनेक है, तो वो दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं और वो कंटिन्यूटी रहेगी। इंडिया, अभी हमने EFTA किया, EFTA ट्रेड एग्रीमेंट दुनिया का एकमात्र ऐसा एग्रीमेंट हुआ जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट की बात कही गई है, $100 बिलियन के इन्वेस्टमेंट की बात कही गई है, वो एक इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आप देखिए यूरोपियन ट्रेड, इंडिया EU ट्रेड डील जो है बड़ा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि टू हैव ए डील विद 27 कंट्रीज, मेनी कॉम्प्लेक्सिटी। साथ में देख रहे हैं कि कुछ नॉन टेरिफ बैरियर जो है वो यूरोपियन यूनियन लगाता जा रहा है, जैसे कार्बन का एक इशू है वहां पे, और ये डिफॉरेस्टेशन का इशू है। तो भारत उसके लिए प्रिपरेशन कर रहा है, और उसके लिए ये देखिए कि मिनिस्ट्री ने कल ये कहा कि पीयूष गोयल जी ने कहा कि मंत्रालय और डिफरेंट डिपार्टमेंट वो साइलोज, आइसोलेटेड साइलोज के रूप में काम ना करें, एक इंटीग्रेटेड अप्रोच हो, एक इनोवेशन हो, क्वालिटी के ऊपर उसमें फोकस किया गया। तो ये जो अधूरे कार्य हैं FTAs के, वो पूरा करने के ऊपर मुझे लगता है जोर है स्ट्रेटेजी में, और हम इसमें सफल होंगे। और सर 2000 जी, अब मेरा अगला सवाल है सर, 2030 तक जो निर्यात का लक्ष्य हमने $2 ट्रिलियन का रखा है, सर्विसेज को मिला दें तो शायद $1 ट्रिलियन, मुझे एग्जैक्ट अभी थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा है सर्विसेज का क्या है, लेकिन कौन कौन से सेक्टर होंगे जहां हम डाइवर्सिफाई कर सकते हैं? शायद डिफेंस एक्सपोर्ट एक बड़ा फोकस हो सकता है, लेकिन और कौन से एरियाज है जहां पर हम फोकस करके फौरी तौर पर निर्यात को बढ़ा सकते हैं? नहीं, हाँ, जहां तक प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन का सवाल है उसके ऊपर मुझे लगता है बहुत ही गंभीर एक्सरसाइज चल रही है, और ये एक रिसर्च बेस्ड एक्सरसाइज है जिस पर हम लोग गंभीर रूप से रिसर्च कर रहे हैं। तो इसके अंदर आप देखिए कि भारत का निर्यात जो पहले कमोडिटी बेस्ड था, वो निर्यात के स्ट्रक्चर में एक बड़ा परिवर्तन आया है, और उस परिवर्तन के लिए PLI स्कीम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। उसके अंदर हम जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स है, टॉयज हैं, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है, हाई वैल्यू एडेड फूड, प्रोसेस फूड है, एग्री प्रोडक्ट है, डेयरी प्रोडक्ट है, इसके ऊपर हम निश्चित रूप से फोकस कर रहे हैं रादर देन कमोडिटी। अभी आप देखिए कि पिछले ही महीने के अंदर अमूल ने अमेरिका के अंदर अमूल ब्रांड का मिल्क लॉन्च किया है। तो ये एक इंटरनेशनलाइजेशन की एक बड़ी अभूतपूर्व पहल है जो भारत ने की है, और मुझे लगता है इस पॉलिसी की कंटिन्यूटी और जो स्ट्रेटेजी हम तैयार कर रहे हैं
मुझे कोई संदेह नहीं है कि भारत अपने निर्यात लक्ष्य को न केवल मीट करेगा, बट भारत जो है दुनिया की एक महत्वपूर्ण द ट्रेड पावर बनकर उभरेगा। उसके अंदर आप देखिए हमने बहुत ज्यादा ध्यान दिया ग्लोबल द ग्लोबल साइज ऑफ ट्रेडिंग कंपनीज को क्रिएट किया, मेकिंग इंडिया एक ग्लोबल हब, उसके बाद में सागरमाला प्रोजेक्ट है, गति शक्ति प्रोजेक्ट है, इन सब इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो जोर रहने वाला है सर। लेकिन एक दूसरा फोकस भी मंत्रालय का हुआ मैन्युफैक्चरिंग। सर हमने पीएलआई योजना देखी करीब 2 लाख करोड़ रुपए की, क्या उसका आप विस्तार होते हुए देख रहे हैं और आत्मनिर्भर भारत को और भी ज्यादा सशक्त बनाने पर काम ये मंत्रालय जारी रखेगा? नहीं, बिल्कुल जारी रखेगा। अब आप पीएलआई में आप देखिए कि भारत जो दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस प्रोडक्ट का आयातक था, अब हम उसमें निर्यात की तरफ बढ़ रहे हैं। नाउ इंडिया इज लुकिंग एट द निर्यात स्ट्रेटजी। टॉयज के अंदर भारत एक सबसे बड़ा मार्केट था जहां 70-80% खिलौने आयात होते थे। अब सर आपको रोकना चाहेंगे, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कि एक बार फिर से वित्त मंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी आज कार्यभार संभाल रही हैं। तस्वीरें नॉर्थ ब्लॉक से आ चुकी हैं और ऑफिशियल्स जो फाइल है उस पर पहला हस्ताक्षर करते हुए एनडीए 3.0 के केंद्रीय वित्त मंत्री के रूप में आज एक बार फिर से वही कॉन्टिन्यूटी जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय में जो कॉन्टिन्यूटी दिखाई दी वही वित्त मंत्रालय में भी दिखाई दी। एक बार फिर से प्रधानमंत्री ने भरोसा जताया है वित्त मंत्रालय के अगुवा के तौर पर जो हमारी पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री जो 2019 में पहली बार उनको पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री बनने का सौभाग्य मिला, आज एक बार फिर से इतिहास रचते हुए लगातार 2024 में एनडीए शासन के दौरान उन्होंने फिर से एक बार आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाने के प्रति जो प्रतिबद्धता है सरकार की, उस संकल्प के साथ एक बार फिर से पदभार संभाल लिया है। साथ में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, वो भी पिछले कार्यकाल में उनके साथ कार्य करते हुए दिखाई देते थे। बिल्कुल कॉन्टिन्यूटी जो है वो लगातार जारी है। और इसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। कॉन्टिन्यूटी जिसका जिक्र आप कर रहे थे प्रोफेसर साहब, ये वित्त मंत्रालय में भी दिखाई दी। अगर हम इकोनॉमी को एज ए होल देखना चाहें तो ये जो कॉन्टिन्यूटी है निवेशकों के लिए, खासतौर पर जो विदेशी निवेशक हैं उनके लिए वो कितना बड़ा संदेश है सर? देखिए, निवेशक के लिए 2 चीजें इंपॉर्टेंट है विदेश में निवेश करने की। पहली बात, अर्थव्यवस्था के अंदर स्ट्रॉन्ग अर्थव्यवस्था, ग्रोइंग अर्थव्यवस्था और स्टेबिलिटी ऑफ लॉ एंड द गवर्नमेंट पॉलिसी। तो भारत ने निश्चित रूप से बता दिया है कि स्पेशली कॉमर्स है, फाइनेंस है और विदेश है, इसको बताते हुए कि भारत की स्थिरता एट द गवर्नेंस लेवल बनी हुई है, पॉलिसी लेवल बनी हुई है। और भारत के अंदर मुझे लगता है कि इससे निवेश के अंदर एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा और हमारी जो अधूरी स्कीम्स रह गई थी पिछली बार के अंदर, उनको एक नए सिरे से शुरू करने का मौका मिलेगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारत एक मजबूत अर्थव्यवस्था बनकर विश्व के अंदर तेजी से उभरेगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब वक्त निकालने के लिए और अपनी राय इस कार्यक्रम में रखने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कारोबार जगत से जुड़ी और कुछ अहम खबरें हैं, आपको जल्दी जल्दी दिखाते हैं फटाफट अंदाज में हमारे बिजरैप में। इलेक्ट्रॉनिक्स कलपुर्जों के लिए प्रस्तावित उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना में सरकार 35 से 40% मूल्यवर्धन स्थानीय तौर पर किए जाने का लक्ष्य रख सकती है। इस तरह अप्रैल 2020 में शुरू किए गए इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण पीएलआई के लिए 18 से 20% मूल्यवर्धन को अब दोगुना किया जाएगा। आईफोन के आई के साथ उतारे गए iOS 18 लॉन्च के एक दिन बाद ही एप्पल के शेयर मंगलवार को 7% से अधिक बढ़कर रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए। इस उछाल से एप्पल दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के मूल्य के बहुत नजदीक पहुंच गई। एप्पल का शेयर 7.3% चढ़कर दिन के अंत में $207.15 पर पहुंच गया। इलेक्ट्रिक वाहन स्टार्टअप ओला इलेक्ट्रिक को 7,250 करोड़ रुपए के आईपीओ के लिए बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी से मंजूरी मिल गई है। ओला इलेक्ट्रिक आईपीओ लाने वाली देश की पहली इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी होगी। प्रमुख वाहन कंपनी टाटा मोटर्स वित्त वर्ष 2029-30 तक अपने इलेक्ट्रिक वाहन कारोबार में 16,000 करोड़ रुपए से 18,000 करोड़ रुपए के बीच निवेश करने की सोच रही है। देश में अभी तो फिलहाल इकोनॉमी टुडे के आज के इस अंक में सिर्फ इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।